वो नजरें झुकाए बेड पर बैठी आने वाले लम्हात को सोच रही थी जब कामरान शाह कमरे में दाखिल हुआ और नफरत भरी नजरों से अपनी कम उम्र दुल्हन को देखा और फिर बालों से पकड़ते उसे अपने सामने किया। तुम्हें क्या लगा तुम झूठ बोलकर मेरी बीवी बन जाओगी? मैं तुम्हें बीवी का दर्जा कभी नहीं दूंगा। ये कहते उसने दिसंबर की सर्द बारिश बरसती रात में उसे बालकनी में धक्का दिया और दरवाजा बंद कर दिया। अपने बाल नोचते वो बेड पर बैठ गया। इस लड़की की एक हिमाकत ने उसकी जिंदगी तहस नहस कर दी थी। 2 घंटे सिगरेट पीने के बाद जब उसने बालकनी का दरवाजा खोला तो पत्थर हो गया। वो मासूम लड़की कामरान शाह। नूर ने सर झुकाते 2 लफ्जी जवाब दिया था। उसका जवाब सुनते ही पूरे लाउंज में सन्नाटा छा गया। सब लोग हैरत से एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। तुम सच कह रही हो क्या? एक मर्तबा फिर से सोच लो, कहीं तुम किसी गलत फहमी की बुनियाद पर तो नहीं कह रही? दादा साईं ने काफी लम्हों बाद माहौल पर छाए सन्नाटे को तोड़ते हुए नूरुलैन से पूछा था। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, मैं जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। नूर ने एक पल को अपनी नजरें उठाते जवाब दिया और फिर से अपनी नजरें झुका ली थी। ये झूठ है, बकवास कर रही है ये। तभी कामरान की गरजदार आवाज लाउंज में गूंजी थी। वो एकदम से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था और कहर बरसाती नजरों से नूरुलैन शाह की तरफ देख रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो आगे बढ़कर इस लड़की का मुंह तोड़ दे जो ना जाने क्यों झूठ बोल रही थी। मैं सच कह रही हूँ, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। नूरुलैन चौधरी ने अपनी बात की यकीन दहानी करवाते हुए कहा था। ऐसा कुछ नहीं है दादा साईं, अब्बा साईं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है, मैं इसकी जान ले लूंगा। कामरान शाह दोनों को अपनी बात की यकीन दहानी करवाते हुए खतरनाक तेवर लिए नूरुलैन की तरफ बढ़ा था। इससे पहले कि वो उस तक पहुंचता, दादा साईं उसके सामने ढाल बनकर खड़े हो गए। उनको देखकर कामरान शाह रुक गया था। उनकी आंखों में कामरान शाह के लिए बेहद शिकवा शिकायत थी, जिसे देखकर कामरान शाह तड़प कर रह गया। दादा साईं, मेरा यकीन करे, ये झूठ बोल रही है, मैं तो इसे जानता तक नहीं हूँ। कामरान शाह ने दादा साईं के हाथ पकड़ते उन्हें यकीन दिलाना चाहा, मगर दादा साईं ने एक झटके से अपने हाथ छुड़वा लिए। कामरान शाह शॉक्ड सा उन्हें देखकर रह गया था। दादा साईं, कामरान ने कुछ कहना चाहा था जब दादा साईं ने हाथ उठाकर उसे कुछ भी कहने से रोक लिया। कामरान शाह, बेटियों की इज्जत बहुत नाजुक होती है, वो कभी भी अपनी इज्जत पर कोई बात बर्दाश्त नहीं करती, और आप कह रहे हैं कि ये अपनी इज्जत को लेकर झूठ बोल रही है। कोई भी लड़की जान पूछकर अपनी इज्जत के बारे में इतनी बड़ी बात नहीं कह सकती। आपने यकीनन कुछ ना कुछ किया होगा, तभी वो ऐसा कह रही है, वरना उसे ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं थी। बहरहाल जो भी हुआ, आपने हमें बेहद मायूस किया है। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी और ना ही हमने कभी आपके बारे में ऐसा सोचा था। आपने हमें बहुत दुख दिया है। खैर, उसका हिसाब अलग से होगा। हमसे पहले आप इस बच्ची के गुनहगार हैं, इसलिए आपको अपने गुनाह का अजाला करना होगा, दादा साईं ने संजीदा लहजे में कहा। तो वो वहाँ मौजूद सब लोगों के कान खड़े हो गए थे और सबको ही अंदाजा हो गया था कि दादा साईं कोई बहुत अहम और खास फैसला करने जा रहे थे। अब वो फैसला क्या था, उसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो आप कोई भी फैसला कैसे कर सकते हैं? मैं कोई भी अजाला नहीं करूंगा, कामरान शाह ने दांत पीसते एक एक लफ्ज चबा चबा कर कहा। साथ ही साथ वो मुसलसल नूरुलैन को भी घूर रहा था, जो मुसलसल सर झुकाए खड़ी थी। हमने आपसे आपकी राय नहीं मांगी कामरान शाह, बल्कि अपना फैसला सुनाने वाले हैं, और हमारा फैसला ये है कि परसों जुमे वाले दिन आपका और नूरुलैन का निकाह किया जाएगा। दादा साईं ने फैसला सुनाते उन सब के सरों पर जैसे बम फोड़ा था। ऐसा कैसे हो सकता है अब्बा साईं? कामरान शाह की निस्बत तो रुबीना के साथ तय है। अबरार शाह ने अपने बाप का फैसला सुनकर बोले थे, अगर इसे निस्बत का इतना ही पास होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। दादा साईं ने कहा, अब्बा साईं एक मर्तबा फिर से सोच लें। आप एक पराई लड़की पर कैसे यकीन कर सकते हैं जिसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं? शाइस्ता बेगम ने ससुर को मुखातिब करते हुए कहा था। बात अपनी या पराई लड़की की नहीं है शाइस्ता बेगम, बात इज्जत की है, और इज्जत सबकी सांझी होती है, दादा साईं ने कहा। लेकिन अब्बा साईं, ये भी तो हो सकता है कि कामरान सच कह रहा हो और ये लड़की झूठ बोल रही हो और मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रही हो। शाइस्ता बेगम बेटे की हिमायत में बोली थी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये बच्ची झूठ बोल रही है? जानबूझकर खुद पर दाग लगवाने की आखिर क्या वजह हो सकती है? दादा साईं ने शाइस्ता बेगम से सवाल किया था। और क्या वजह हो सकती है अब्बा साईं? एक ही वजह है जिस पर इस जैसी लड़कियां कुछ भी करने को तैयार रहती हैं, और वो है दौलत। यकीनन इसने भी मेरे बेटे के पास दौलत देखी होगी और ड्रामा रचाकर यहाँ आ गई होगी। शाइस्ता बेगम ने अपनी सोच के मुताबिक जहर उगला था जिस पर नूरुलैन तड़प कर रह गई थी। वो नहीं जानती थी कि इस हवेली में रहने वाले सभी लोग इस तरह के होंगे।
ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ये सब दौलत के लिए नहीं किया। मेरे पास बेशुमार दौलत है, भले ही आपके बराबर नहीं मगर ज्यादा कम भी नहीं है। मुझे दौलत ही चाहिए होती तो दुनिया में 101 तरीके हैं, मैं यूं आप जैसे कमजोर लोगों के हाँ ना आती। मुझे इंसाफ चाहिए, वरना मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है और उस दूसरे ऑप्शन में आपका बेटा जेल जाएगा। नूरुलैन अपने किरदार पर बात सुनते ही तड़प उठी थी। तभी उसने आगे बढ़ते शाइस्ता बेगम को हकीकत का आईना दिखाया था। तुम फिक्र ना करो बेटा, तुम्हें हर सूरत इंसाफ मिलकर रहेगा। उसके लिए तुम्हें पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं, बस तुम अपने घर का एड्रेस दे दो, हम जुमे वाले दिन हाजिर हो जाएंगे। दादा साईं ने नूरुलैन के सर पर हाथ रखते हुए कहा था, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं किसी सूरत ये निकाह नहीं करूंगा। कामरान शाह ने दादा साईं का फैसला सुनते एकदम से इनकार किया। तुम्हें ये निकाह करना ही होगा कामरान शाह, क्योंकि तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। दादा साईं ने मुड़ते कामरान शाह से सख्त लहजे में कहा था, मैं कामरान शाह हूँ दादा साईं, मेरे साथ लातादाद ऑप्शंस मौजूद हैं, मगर इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। कामरान शाह ने कहा, कामरान शाह तुम हमारा फैसला मानने से इनकार नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो हम तुम्हें जायदाद से आग कर देंगे। दादा साईं ने ये बात कहते जैसे उन सब की शरक पर पांव रखा था। वो हैरानगी और फटी फटी नजरों से उन्हें देखकर रह गया, जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि उसके दादा साईं कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। आप इस लड़की के लिए मुझे जायदाद से आग करेंगे? कामरान गुस्से और दुख के मिले जुले तासुरात से बोला, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आपने हमारी बात ना मानी तो हमें मजबूरन ऐसा करना होगा। दादा साईं ने हतमी लहजे में कहा और फिर मुड़कर नूरुलैन से उसका एड्रेस पूछने लगे। नूरुलैन उन्हें एड्रेस बताती वहां से जा चुकी थी, जबकि कामरान उसके बारे में सोच कर रह गया था। उसे लाख याद करने के बावजूद भी ये याद नहीं आया था कि नूरुलैन अभी जो कहकर गई थी वो कब हुआ था, क्योंकि वो तो आज उसे पहली दफा देख रहा था। लेकिन नूरुलैन ने उसे अच्छे से देख रखा था और उसे अच्छे से पहचानती थी। कहाँ गई थी महारानी? हमारी इज्जत का जनाजा निकालने में कोई कमी रह गई थी क्या, जो फिर से सैर सपाटे करने लगी हो? वो जैसे ही घर में दाखिल हुई, गाजिया बेगम एकदम से उसके पास पहुंची। तुम दो तेज लहजे में उससे पूछने लगी थी। नूरुलैन ने उनकी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा और यूं ही आगे बढ़ने लगी कि जब भी उसे अपनी पुश्त पर फिर से गाजिया बेगम का जहर में डूबा हुआ जुमला सुनने को मिला, देख रही हूँ मैं, इंतहाई बेहया और बेगैरत हो तुम। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? दोबारा अगर मुझे कमरे से बाहर दिखाई दी तो तुम्हारी टांगे तोड़कर अपाहज करके फेंक दूंगी तुम्हें। गाजिया बेगम ने कहा तो वो मुड़ी थी। बेफिक्र रहें, मैं नहीं निकलूंगी कमरे से, नूरुलैन ने जवाब दिया और जवाब देकर वो एक लम्हे की ताखीर किए बगैर जाकर अपने कमरे में बंद हो गई थी और ठा की जोरदार आवाज से दरवाजा बंद कर दिया था। हाँ हाँ तोड़ो इनको, एक दफा ही उखाड़ कर फेंक दो, तुम्हारे बाप की मिलें लगी हुई है ना? गाजिया बेगम बाहर से फिर से चिल्लाई थी, जबकि नूरुलैन कानों में उंगलियां ठूंसते औंधे मुंह बिस्तर पर गिरी थी। अपने बाप को याद करते उसकी आंखों से जारो कतार आंसू बहने लगे। काश वो सब ना हुआ होता तो आज मेरे बाबा मेरे साथ होते। उसने अजियत की हदों को छूते हुए सोचा था। वो एक तारीख रात उसकी सारी जिंदगी को तारीख कर गई थी। नूरुलैन चौधरी निसार चौधरी की औलाद थी। निसार चौधरी शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे। निसार चौधरी और आलिया बेगम की अरेंज मैरिज हुई थी। आलिया बेगम निसार चौधरी की वालदा की एक अजीजा की बेटी थी। उनका कैंसर लास्ट स्टेज पर था जब वो निसार चौधरी की वालदा से मिली और अपनी बेटी उन्हें सौंप दी। वो यूं एक जवान जहान लड़की को अपने घर में बगैर किसी रिश्ते के नहीं रख सकती थी, वो भी इस सूरत तो कतई नहीं जब उनके घर अपना जवान बेटा मौजूद था। यूं उन्होंने सोच विचार के बाद निसार चौधरी और आलिया बेगम की शादी करवा दी थी। गो के निसार चौधरी इस शादी के हक में नहीं थे, क्योंकि वो इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहते थे, मगर फिर आलिया बेगम ने अपनी मोहब्बत और खिदमत से जल्द ही उनके दिल में जगह बना ली थी। आलिया बेगम की तरबियत अच्छे और बेहतरीन खुतूत पर की गई थी, जो निसार चौधरी को उनसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर गई थी। शादी के 7 साल बाद अल्लाह ने उन्हें अपनी रहमत से नवाजा, जिनका नाम उन्होंने नूरुलैन चौधरी रखा। नूरुलैन चौधरी घर भर की जान थी। वो सिर्फ 4 माह की थी जब एक रोज आलिया बेगम को फालज का अटैक हुआ। वो 6 माह तक बिस्तर पर रही और उसके बाद अपने सफरे अदम पर रवाना हो गई। उनकी मौत के महज 1 साल बाद ही निसार चौधरी की वालदा भी इस दारे फानी से कोच कर गई थी। नूरुलैन चौधरी उस वक्त महज 22 माह की थी। निसार चौधरी को उसकी देखभाल के लिए किसी की अशद जरूरत थी। ऐसे में सब ने ही उन्हें दूसरी शादी का मशवरा दिया था। गाजिया बेगम उनकी चचाजाद थी और 4 साल पहले ही बेवा होकर अपने मैके आ गई थी।
उनके 2 बेटे भी थे। सबकी राय और मशवरे से उन्होंने गाजिया बेगम का हाथ थाम लिया और उन्हें अपनी शरीके हयात बनाकर अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया। मगर गाजिया बेगम ने कभी भी नूरुलैन चौधरी को अपनी बेटी नहीं माना था। न जाने क्यों, मगर उन्हें बेटियों से नफरत थी। सिर्फ नूरुलैन चौधरी ही नहीं, बल्कि उनके भाइयों के घर भी बेटियां थीं। वो उन्हें बुरी तरह ट्रीट किया करती थीं। उनके अपने 2 बेटे थे, इसी वजह से वो खुद को हवाओं में उड़ता महसूस करती थीं। उसने नूरुलैन को कभी भी खुद को माँ कहने नहीं दिया था। उन्होंने उसे शुरू से ही आंटी कहना सिखाया और वो उसे आंटी ही कहती थी। वक्त गुजरता गया। गाजिया बेगम की सख्त तबीयत की वजह से नूरुलैन हमेशा उनके सामने डरी सहमी रहती थी, मगर अपने बाबा से वो खूब मोहब्बत करती। उनकी वो लाडली और चहीती थी। उनसे वो अपने सारे लाड उठवाया करती। गाजिया बेगम के सामने वो भी कभी कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि गाजिया बेगम की शख्सियत शुरू से ही रोबदार थी और वो इस रोबदार शख्सियत के दबाव में जल्द ही आ गए थे। उनके दिल पर तो गाजिया बेगम ने क्या ही राज करना था, उल्टा उनके घर पर और उन पर राज करने लगी थी। निसार चौधरी चुपचाप रहते। उनका घर बसा हुआ था, बस यही काफी था और उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए था। वक्त गुजरता रहा। नूरुलैन 20 साल की हो चुकी थी। वो पढ़ाई में बहुत लायक थी और हर मर्तबा की तरह इस मर्तबा भी उसकी फर्स्ट डिवीजन आई थी। बाबा, मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। उस रोज उसने निसार चौधरी को मुखातिब करके कहा, नहीं, तुम्हारा दिल अभी तक पढ़ाई से नहीं भरा। सिर्फ पढ़ाई ही काम नहीं आती। अगली जिंदगी में कामयाबी के लिए घरदारी भी सीखनी पड़ती है। कोई जरूरत नहीं आगे दाखिला लेने की। घर बैठो, 2-4 सालों में घरदारी सीखो, उसके बाद खैर से तुम्हारी शादी की उम्र हो जाएगी। गाजिया बेगम ने कहते साथ मुस्तकबिल का नक्शा भी खींचा था। बेगम, मैंने आज तक आपकी किसी भी बात से इख्तिलाफ नहीं किया, मगर मेरी बेटी की पढ़ाई में कोई चीज रुकावट नहीं बनेगी। जब तक मेरी बेटी चाहेगी वो पढ़ सकती है। बेटा, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, मुझे बताओ, ताकि मैं वहाँ एडमिशन का फॉर्म ले आऊं। निसार चौधरी ने संजीदगी से गाजिया बेगम से कहा और फिर नूरुलैन की तरफ मुड़ते इंतहाई मोहब्बत से कहा था। जवाबन नूरुलैन ने जल्दी से यूनिवर्सिटी का नाम बता दिया। अरे, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि यूनिवर्सिटी में लड़कियां लड़के साथ में पढ़ते हैं, ऐसे में लड़कियां खराब हो जाती हैं। आप नहीं जानते जमाना किस तरह का है। गाजिया बेगम ने फिर से मदाखलत करना जरूरी समझा था, जो निसार चौधरी को जरा पसंद नहीं आई। गाजिया बेगम, आपने आज तो ये बात कह दी है, आइंदा मैं आपके मुंह से ऐसी कोई बात ना सुनूं। मेरी बेटी मेरा मान है और मुझे इस पर पूरा यकीन है कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी कि जिससे उसके बाबा का सर झुक जाए। मुझे अपनी बेटी पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। निसार चौधरी ने नूरुलैन को अपने साथ लगाते हुए कहा था और फिर अगले ही रोज वो एडमिशन फॉर्म ले आए थे। नूरुलैन का इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था जिसमें वो चाहती थी और यूं उसकी जिंदगी का एक नया सफर शुरू हो गया। लेकिन वो नहीं जानती थी कि इस सफर में उसे क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ सकता था। उसे यूनी जाते अभी 1 ही साल हुआ था। उस रोज उनकी यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार था जिसकी टाइमिंग शाम की थी। ड्राइवर उसे यूनी के सामने उतार कर जा चुका था। इसका यही इरादा था, जैसे ही वो फ्री होगी कॉल करके ड्राइवर को बुला लेगी। सेमिनार को खत्म होते होते रात के 9 बज चुके थे। सर्दियों के 9 यूं भी आधी रात होती है। सब लोग एक एक करके चले गए, जबकि नूरुलैन ड्राइवर का इंतजार करने लगी, मगर उसका इंतजार लंबा ही होता चला गया। ना निसार चौधरी फोन उठा रहे थे और ना ही ड्राइवर। वो यूनिवर्सिटी से निकलकर सड़क के किनारे चलने लगी। उसके साथ उसकी एक दोस्त और भी थी। दोनों का इरादा कैब करवा लेने का था। अभी वो इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी उनके पास गाड़ी के टायर तेजी से चरचराए। इससे पहले कि वो कुछ समझती, कुछ लड़कों ने उन दोनों को पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में डाला और वहां से गाड़ी भगा कर ले आए। वो उन्हें लेकर एक वीराने में आए थे। ये एक ज़ैरे तामीर इमारत थी जहां नूरुलैन और उसकी दोस्त को लाकर फेंका गया। वो दोनों चीखती रहीं, मगर उनके सामने उनमें से किसी एक की भी न चली थी। नूरुलैन चौधरी ने अपने मुजरिम का चेहरा देख लिया था और उसे पहचान भी गई थी, क्योंकि उसने इससे पहले भी फेसबुक और टिकटॉक पर उसे देख रखा था। लेकिन कामरान शाह उसे ना जान पाया, क्योंकि उस वक्त वो शराब के नशे में धुत था। वो उन्हें वहीं छोड़ते अपनी गाड़ी में बैठते रवाना हो चुके थे, जबकि नूरुलैन भी कुछ देर बाद बेहोश हो चुकी थी। नूरुलैन का जब होश आया तो सब कुछ खत्म हो चुका था। न जाने रात किस वक्त खत्म हुई। अब तो दोपहर भी आधे से ज्यादा गुजर चुकी थी। नूरुलैन वहां से उठकर आगे आई और अपनी दोस्त को तलाश करने लगी, मगर उसे कहीं भी अपनी दोस्त नहीं मिली थी। न जाने वो कहाँ चली गई थी। नूरुलैन काफी देर तक उसे ढूंढती रही, मगर जब वो ना मिली तो वो बाहर निकलती एक टैक्सी करवाते घर पहुंच गई, मगर उसके घर के सामने बेतहाशा रश लगा हुआ था। नूरुलैन की कमीज का गला
और आस्तीन फटी हुई थी और चेहरे, गर्दन और बाजुओं पर भी कामरान शाह की दरिंदगी के वाज़ेह निशानात थे। इसलिए नूरुलैन ने चादर से खुद को छुपाया और घर के पिछले दरवाजे की तरफ से घर में दाखिल हो गई थी। उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। वो अपने बाबा को अपने साथ हुए जुल्म के बारे में बताना चाहती थी, मगर वो नहीं जानती थी कि उसके बाबा तो उसके रात भर से घर से बाहर रहने के बायस हार्ट अटैक से हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। वो घर के अंदर पहुंची तो गाजिया बेगम एकदम से खींचते हुए अंदर ले आई थी। उसकी हालत उन्हें बहुत कुछ समझा गई थी, मगर बाहर किसी को नहीं पता था कि निसार चौधरी की मौत की वजह नूरुलैन की गुमशुदगी थी, और ना ही वो किसी को ये बात पता लगने देना चाहती थी। इसीलिए वो उसे फौरन कमरे में ले आई, जहां उन्होंने नूरुलैन को ये जानलेवा खबर सुनाई और कहा, कपड़े बदल कर बाहर आना। मगर वहाँ होश किसे था? नूरुलैन जोर जोर से बाबा बाबा चिल्लाने लगी और तेजी से दरवाजे की तरफ भाग गई थी, मगर दरवाजे के करीब पहुंच गई वो हवास खोते जमीन बोस हो गई। गाजिया बेगम ने जैसे तैसे उसे बेड पर डाला और खुद बाहर आ गई थी। नीचे सब खवातीन जो सुबह से नूरुलैन के बारे में पूछ रही थी, गाजिया बेगम उस वक्त से उन्हें कोई न कोई बहाना बनाकर टाल रही थी। अभी भी जब खवातीन ने पूछा तो गाजिया बेगम ने कहा कि बच्ची को बहुत ज्यादा सदमा लगा है, जरा सी देर के लिए होश में आती है और फिर से बेहोश हो जाती है। यूं नूरुलैन के देखे बगैर ही उसके बाप को आखिरी आरामगाह की तरफ रुखसत कर दिया गया। नूरुलैन बाप का आखिरी दीदार भी ना कर पाई थी। तकरीबन एक हफ्ते बाद उसकी तबीयत कुछ संभली थी तो गाजिया बेगम उसके पास आई। ये आपने अच्छा नहीं किया, मुझे बाबा का आखिरी दीदार भी नहीं करने दिया, इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। नूरुलैन ने शिकवा कुना नजरों से गाजिया बेगम को देखते कहा था और चटाख मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ से वो तेवरा कर नीचे गिर पड़ी। उसके यूं गिरने से उसके मुंह से बेसाख्ता करार निकली। उसकी ठोड़ी पर चोट आई थी। गाजिया बेगम गुस्से से भरी एकदम से उसके सर पर पहुंचती, पीछे से उसके बाल दबोच गई थी। खबरदार, तो तुम्हारे मुंह से हल्की सी सिसकी भी निकली तो तुम्हारी जबान हलक से खींच लूंगी। गाजिया बेगम उसके चेहरे को दबोच कर आहिस्ता आवाज में गुर्राई थी, मुझे छोड़ दें, मुझे दर्द हो रहा है। वो अपने दर्द को बमुश्किल बर्दाश्त करते हुए बोली थी, ये दर्द तुम्हें दर्द लग रहा है और जो दर्द तुमने हमें दिया है उसका क्या कोई जवाब है तुम्हारे पास? तुम्हें शर्म ना आई ये सब करते हुए? गाजिया बेगम फिर से उस पर चीखी थी, मगर उनका लहजा इस मर्तबा भी धीमा था। वो इस बात का खास ख्याल रख रही थी कि उनकी आवाज कमरे से बाहर ना जाए। मेरा कोई कसूर नहीं, मैं बेकसूर हूँ आंटी। उसने रोते हुए अपनी सफाई देना चाही। आंखों से तवातुर से आंसू बह रहे थे। हाँ, कसूरवार तो हम है ना, जो तुझ पर भरोसा किया, तुझे पढ़ने की इजाजत दी। सारा कसूर तो हमारा ही है। हमें क्या पता था कि तू ये गुल खिलाएगी? सच सच बता, किसके साथ रंगरलियां मनाती रही है? नहीं तो जिंदा दफन कर दूंगी तुझे। तेरा बाप तेरी वजह से इस दुनिया से गया है। गाजिया बेगम ने अब की मर्तबा उसका बाजू पकड़कर उसकी पुश्त से लगाया था, जिस पर वो एक मर्तबा फिर से करा उठी थी। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा यकीन करें, मेरा किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मैंने किसी के साथ रंगरलियां नहीं मनाई। नूरुलैन ने एक मर्तबा फिर से अपनी सफाई देना चाही थी, मगर बदले में गाजिया बेगम के हाथ का भारी थप्पड़ फिर से उसके चेहरे की जीनत बना था। बकवास करती हो मेरे सामने, झूठ बोलती हो। अगर तुम इतनी ही नेक और पाक होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। साफ साफ मुझे सब कुछ बता दो, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गाजिया बेगम मुसलसल उसको धमका रही थी, मगर वो आगे से मुसलसल नफी में सर हिला रही थी। उसकी सिर्फ एक ही रट थी कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। उसकी ये एक ही रट सुनते सुनते गाजिया बेगम को उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो इस लड़की का गला दबा देती, जो इस उम्र में उनके सरों में खाक डालने के लिए तैयार बैठी थी। बाप को तो मार ही चली थी, मगर अब इस उम्र में उन्हें रुस्वा करना चाहती थी। ठीक है, ना बताओ मुझे कुछ भी, मैं तो प्यार से पूछ रही थी ना, ताकि तुम्हारे मामले को संभाल सकूं, मगर मुझे लगता है तुम ऐसा नहीं चाहती। ठीक है, अब इसके बाद जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। फिर मुझसे कोई गिला ना करना। मैं अभी जाकर तुम्हारे भाइयों को सब कुछ बताती हूँ, अब वही तुमसे पूछेंगे। ये कहते गाजिया बेगम उसे छोड़ते उठ खड़ी हुई थी। आंटी प्लीज ऐसा मत करिएगा, प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मुझ में इतनी सकत नहीं है कि बाप की मौत के बाद भाइयों का ऐसा रवैया बर्दाश्त कर सकूं। प्लीज। नूरुलैन ने गाजिया बेगम के पैर पकड़ते उनसे इल्तिजा की थी, क्योंकि गाजिया बेगम के बेटे नूरुलैन को अपनी सगी बहन मानते थे और उस पर अपनी जान लुटाते थे। नूरुलैन अपने भाइयों की आंखों में खुद के लिए शक और नफरत नहीं देख सकती थी। वो दोनों अभी तक नूरुलैन की घर से गैर मौजूदगी के बारे में लाइल्म थे। गाजिया बेगम ने अपनी तरफ से
नूरुलैन से पूछने की हर तरह कोशिश कर ली थी, मगर नूरुलैन ने उन्हें कुछ भी ना बताया। नूरुलैन मजीद कुछ दिनों तक कमरे में बंद रही। आखिरकार उस रोज वो खुद से अहद करके उठी थी। उसने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। वो जानती थी कि उसे क्या करना है। चुनाचा अगले रोज वो सवेरे ही उठ गई और बाहर निकलते उसने कैब ली थी। उसे कामरान शाह की हवेली का एड्रेस लेते वो गाड़ी में सवार हुई और आधे घंटे बाद वो उस शानदार सी हवेली के सामने थी जहाँ सिर्फ 5 नफूस रहते थे। कमाल शाह जो दादा साईं थे, उनका एक ही बेटा था अबरार शाह। अबरार शाह की बीवी शाइस्ता बेगम, जिनके 2 बच्चे थे, कामरान शाह और बेटी बुशरा शाह। जी, किससे मिलना है आपको? गार्ड ने उसे रोककर पूछा था। कमाल शाह से मिलना है। उनसे कहिए कि नूरुलैन चौधरी उनसे मिलने आई है, किसी खास सिलसिले में। नूरुलैन ने कुछ सोचते जवाब दिया। थोड़ी ही देर के बाद नूरुलैन को अंदर बुला लिया गया। माजरत, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। क्या हम तुम्हें जानते हैं? दादा साईं ने उसे लाउंज में ही बुलवा लिया था और उससे पूछा था। नूरुलैन चौधरी ने वहां नजर दौड़ाई थी। कामरान शाह भी वहीं पर था। उसने सिर्फ एक नजर नूरुलैन को देखा और फिर से अपने मोबाइल में मसरूफ हो गया। आप मुझे नहीं जानते, मगर मैं आपको जानती हूँ। मैं आपके पास एक मुकदमा लेकर आई हूँ। मैं चाहती तो सीधा पुलिस के पास भी जा सकती थी, मगर मेरी भी इज्जत का सवाल है, इसलिए मैं पहले आपके पास आई हूँ। नूरुलैन ने बात का आगाज किया। ऐसी क्या बात है, साफ साफ बताओ। दादा साईं ने उलझन भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा। इस घर के एक फर्द ने मेरी इज्जत के साथ खेला है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अब मेरा उसके साथ निकाह हो जाए, क्योंकि जो कुछ वो मेरे साथ कर चुका है उसके बाद कोई भी मुझे नहीं अपनाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि वही मुझसे शादी कर ले। नूरुलैन चौधरी ने अपना मुद्दा बयान किया था। उसके साथ ही उसने अपनी मेडिकल रिपोर्ट निकालकर दादा साईं के हवाले की, जिस पर साफ साफ लिखा था कि उसके साथ ज्यादती की गई है। कौन है वो नाहंजार? नाम बताओ मुझे उसका। दादा साईं ने गुस्से से पूछा था। उन्हें लगा कि शायद हवेली के किसी मुलाजिम ने ये हरकत की है, लेकिन जब नूरुलैन ने कामरान शाह का नाम लिया तो सबको जैसे सांप सूंघ गया। कहीं न कहीं सभी कामरान शाह की हरकतों से वाकिफ थे, मगर वो इस हद तक गिर जाएगा किसी ने नहीं सोचा था। बहरहाल नूरुलैन चौधरी फैसला सुनकर वापस आ गई थी। उसके दोनों भाई वापस अपने अपने हॉस्टल जा चुके थे। वो दूसरे शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, इसीलिए उन्होंने रिहाइश भी वहीं रखी हुई थी। यूं 2 रोज बाद ही दादा साईं मौलवी, गवाहान, अबरार शाह और कामरान शाह को लेकर हाजिर हो गए। बुशरा शाह भी साथ आई थी, मगर शाइस्ता बेगम ने आने से इनकार कर दिया था। गाजिया बेगम तो मामला ही समझने की कोशिश कर रही थी, मगर जब उन्हें मामला समझ आया तब वो कुछ भी ना बोली थी। उनकी जान छूट रही थी। फिर कुछ बोलकर वो क्यों दोबारा से नूरुलैन को अपने सर पर बिठा लेती। यूं कुछ ही देर में नूरुलैन का कामरान शाह के साथ निकाह हो गया और वो रुखसत होकर शाह हवेली आ गई। बुशरा शाह ही उसे कामरान शाह के कमरे में छोड़कर गई थी। वो बेड पर बैठी आने वाले वक्त को सोच रही थी जब दरवाजा धाड़ की आवाज से खुला और कामरान शाह कमरे में दाखिल हुआ। उसने नफरत से बेड पर बैठी हुई नूरुलैन चौधरी को देखा, जो उम्र में उससे कम 10-12 साल छोटी थी। उसे देखते ही कामरान शाह की आंखों में उसके लिए नफरत दर आई थी। वो एकदम से उसके करीब गया और उसे एक लम्हे में बेड से उठाते हुए अपने सामने किया। तुम्हें क्या लगा तुम झूठ बोलकर मेरी बीवी बन जाओगी? ऐसा कभी नहीं होगा, ये तुम्हारी भूल है। मैं तुम्हें कभी भी अपनी बीवी का दर्जा नहीं दूंगा। तुमने ये सब दौलत के लिए किया है। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, इसकी तुम्हें भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। कामरान शाह ने नफरत से फिंकारते हुए कहा था और फिर बालकनी का दरवाजा खोलते उसे दिसंबर की सर्द बरसती रात में बालकनी में धक्का दिया और फिर खुद अपने बाल नोचते हुए बैठ गया। इस लड़की की एक हिमाकत ने उसकी जिंदगी को तहस नहस कर दिया था, मगर वो नहीं जानता था कि हिमाकत इस लड़की की नहीं बल्कि खुद उसकी अपनी थी। उसे तो वो रात याद भी नहीं थी। उसने सिगरेट निकालकर सिगरेट सुलगा लिया और फिर एक के बाद एक सिगरेट फूंकता गया। दरवाजा खोलें, बात सुने, दरवाजा खोलें, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। नूरुलैन मुसलसल दरवाजा बजाते उसे दरवाजा खोलने का कह रही थी, मगर वो बेहिस बना बैठा था और लगातार सिगरेट फूंक रहा था। नूरुलैन सर्दी के बायस एक जगह सुकड़ सिमट कर बैठ गई थी और अपने हाथों को मलते गर्माइश पहुंचाने की कोशिश करने लगी थी, मगर बेसुध। सर्दी की शिद्दत ने जल्द ही उसे निढाल कर दिया और वो बेसुध हो गई। कामरान शाह 2 घंटे तक लगातार सिगरेट फूंकता रहा और फिर उसके बाद
उसने उठकर दरवाजा खोला तो सामने ही नूरुलैन बारिश में भीगी पड़ी हुई थी। बालकनी में काफी सारा पानी जमा था। उसका वजूद सर्दी के बायस बेहोश होने के बावजूद भी कांप रहा था। कामरान शाह को उसी लम्हे उस पर बहुत तरस आया। उसने आगे बढ़ते नूरुलैन को बाहों में उठाया और उसे बेड पर लेटा दिया। उस पर बिस्तर देते वो दरवाजा खोलते बाहर आ गया। बुआ, 1 मिनट बात सुने प्लीज। उसने किचन में आते अधीर उम्र मुलाजमा को मुखातिब किया था जो दूसरी मुलाजमा से किचन साफ करवा रही थी। जी साहब कहिए, मुलाजमा ने बाहर आते पूछा था। जरा मेरे कमरे में चलकर इस लड़की के कपड़े बदलवा दीजिए, वो भीग गई है, कामरान शाह ने झिझकते हुए कहा। जी मैं कर देती हूँ, मुलाजमा ने कहा और फिर ऊपर कमरे की तरफ बढ़ गई थी। कामरान शाह वहीं खड़ा उसका इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद वो वापस आई और अजीब सी नजरों से कामरान शाह को देखने लगी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हैं? जो काम बोला था वो हो गया क्या? कामरान शाह ने पूछा था। जी साहब जी, काम हो गया, मगर आपने उस बच्ची के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मुलाजमा ने कहा और फिर किचन में चली गई। कामरान शाह सर झटकते कमरे में आ गया। वो तो शुक्र था कि मैट्रेस पर वाटर प्रूफ कवर था, वरना तो अब तक पूरा बिस्तर गीला हो चुका होता। वो काफी देर तक नूरुलैन को देखता रहा और फिर अपना तकिया उठाकर सोफे पर लेट गया। कुछ याद आने पर उसने फोन निकालते किसी को कॉल मिलाई। हाँ यार, सुना कैसा है? आगे से पुरजोश सी आवाज सुनाई दी। ये छोड़, जो मैं पूछूंगा मुझे उसका साफ साफ जवाब चाहिए। कामरान शाह ने 2 टोक बात की थी। यार खैरियत तो है ना? ना सलाम ना दुआ, सीधा बात पूछने पर ही आ गए, मुकाबिल ने मसनूई नाराजगी दिखाते कहा। शट अप यार, कामरान शाह ने कहा तो मुकाबिल भी एकदम सीरियस हुआ था। हाँ हाँ क्यों नहीं, पूछो जो भी पूछना है, उसने तेजी से कहा। उस रात क्या हुआ था? कामरान शाह ने संजीदगी से पूछा था। कौन सी रात? मुकाबिल हकलाया। देखो जुनेद, कुछ भी झूठ बोलने की कोशिश मत करना। उस रात जो भी हुआ मुझे सच सच बताना, मुझे सिर्फ सच सुनना है, कामरान शाह ने कहा। जवाबन जुनेद ने उसे बताया था कि कैसे उस रोज वो लोग शर्त जीतने के चक्कर में 3 बोतलें शराब पिला चुके थे। उसके बाद जब वो वापस जा रहे थे तो रास्ते में 2 अकेली लड़कियों को देखकर जुनेद की शैतानी फितरत जाग उठी थी। उसने कामरान शाह के साथ मिलते उन लड़कियों को अगवा किया और फिर एक वीरान जगह पर जाकर उनके साथ ज्यादती कर दी। कामरान शाह होश में नहीं था, इसीलिए वो भी ये सब कुछ कर बैठा जो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। जुनेद की कॉल सुनने के बाद उसने कॉल काट कर फोन पूरी कुव्वत से सामने दीवार पर दे मारा और फिर अपने बाल नोचते हुए उठ बैठा। ये सब उससे क्या हो गया था? वो क्यों इस कदर वहशी दरिंदा बन गया? उसका दिल चाह रहा था कि वो खुद को आग लगा दे। वो जो पहले नूरुलैन को कसूरवार समझकर उस पर गुस्सा कर रहा था, अब जब सच सामने आया कि कसूरवार वो खुद है तो वो सोचने लगा था कि वो नूरुलैन से नजरें कैसे मिलाएगा। वो बालकनी में आते बरसती बारिश में खड़ा हो गया ताकि अपने अंदर लगी आग को ठंडा कर सके। उसे यूं महसूस हो रहा था कि जैसे उसका कलेजा जल रहा हो। दिमाग की रगें उसे फटती हुई महसूस हुई थी। वो न जाने कितने घंटे यूं ही बारिश में खड़ा रहा था। उसके हाथ पैर शल हो चुके थे, मगर वहाँ परवाह किसे थी? उससे जो गुनाह सरजद हुआ था उसका एहसास होते ही उसके ज़मीर पर जैसे पहाड़ आन गिरा। फजर की अजानें सुनते वो होश की दुनिया में वापस आया। कमरे में आते उसने कपड़े बदले और फिर वजू बनाते आकर नमाज अदा की थी। नमाज के बाद उसने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और फिर बच्चों की तरह सिसक सिसक कर रो पड़ा। वो काफी देर तक यूं ही हाथ उठाए माफी तलब करता रहा था। सुबह का उजाला फैला तो वो जाए नमाज तय करते उठ खड़ा हुआ और फिर सोफे पर लेटते आंखें मूंद लीं। नूरुलैन की आंख खुली तो उसने अपने इर्द गिर्द का जायजा लिया। उसका लिबास बदला हुआ था, जबकि कामरान शाह सोफे पर लेटा हुआ था, शायद सो रहा था। नूरुलैन बेखुद सा अपने आप को देखे गई, फिर उसने अजियत से अपनी आंखें मीच लीं। ये वही चेहरा था जिसे उसने ख्वाबों में देखा था। इस चेहरे को पाने के लिए उसने कितनी ही दुआएं की थी, मगर वो नहीं जानती थी कि वो चेहरा उसे मिलेगा तो वो भी यूं इसका मुजरिम बनकर। ये जिंदगी उसे किस मोड़ पर ले आई थी कि उसी की मोहब्बत को उसका मुजरिम बना दिया गया। और उससे बड़ी अजियत ये थी कि उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो इसके साथ कुछ गलत कर चुका है। नूरुलैन कुछ देर उसे ही सोचती रही और फिर उठ खड़ी हुई। वो फ्रेश होते बाहर आई थी और फिर बेड पर बैठ गई और हाथ मरोड़ते हुए सोचने लगी कि क्या करूं, बाहर जाऊं कि नहीं। उसने खुद से ही सवाल किया, मगर फिर खुद ही नफी में सर हिला दिया और वहीं बैठी कामरान शाह के उठने का इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक होना शुरू हो गई थी। दस्तक सुनते वो फिर से कंफ्यूज हुई थी। क्या करूं, दरवाजा खोल दूं क्या? उसने एक नजर सोए हुए कामरान शाह पर डाली, मगर उससे पहले कि वो उठती, कामरान शाह एकदम से आंखें मलता हुआ उठ बैठा
اس نے دیکھا نورالعین اٹھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اٹھتا دروازے کی جانب گیا اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے شائستہ بیگم کھڑی تھی۔ سلام اماں سائیں، آپ اتنی صبح صبح یہاں، سب خیریت تو ہے نا؟ کامران شاہ نے انہیں صبح ہی صبح اپنے دروازے پر دیکھ کر پوچھا تھا۔ شائستہ بیگم نے اس کو دیکھا جس کی سرخ آنکھیں رت جگہ کی چغلی کھا رہی تھی۔ تو کیا وہ ساری رات جاگتا رہا تھا؟ مگر کیوں؟ کہیں اس لڑکی نے ایک ہی رات میں کوئی جادو تو نہیں کر دیا میرے بیٹے پر؟ شائستہ بیگم نے وہیں کھڑے کھڑے سوچا۔ اماں سائیں کیا ہوا؟ کہاں کھو گئیں؟ کامران شاہ کے کہنے پر وہ چونک کر ہوش میں آئی۔ میں کہیں نہیں کھوئی، بلکہ میں تو تمہیں دیکھ رہی ہوں کہ تم کہاں کھو گئے ہو۔ کہاں میرا بیٹا صبح 7 بجے اٹھتا تھا اور کہاں آج 11 بجنے کے بعد بھی وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں اتنی صبح اس کے دروازے پر کیا کر رہی ہوں؟ کمال ہے بھائی، شائستہ بیگم نے کہا تو ان کی بات سنتے کامران شاہ نے گھڑی کی جانب دیکھا جو واقعی دن کے 11 بجا رہی تھی۔ آئی ایم سوری اماں سائیں، مجھے علم نہیں تھا کہ اتنا وقت ہو گیا۔ بہرحال آپ جائیں، ناشتہ لگوائیں، ہم آتے ہیں، پھر مجھے ایک ضروری کام کے لیے جانا ہے، کامران شاہ نے کہا تو شائستہ بیگم ایک جلی کٹی نظر نورالعین پر ڈال کر مڑ گئی تھی۔ کامران شاہ نورالعین کی جانب آیا۔ اسے دیکھتے نورالعین کنی کترا کر وہاں سے نکلنے ہی والی تھی کہ تبھی کامران نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نورالعین مڑے بغیر اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی تھی، مگر وہ جتنی مزاحمت کر رہی تھی کامران شاہ کی گرفت اتنی ہی مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ بیٹھ کر میری بات سن لو پلیز، کامران شاہ کے لہجے میں ایک التجا سی تھی جسے سن کر نورالعین کو نہ چاہتے ہوئے بھی رکنا پڑا، مگر وہ ابھی تک کامران شاہ کی طرف رخ موڑے کھڑی تھی۔ کامران خود ہی اس کے سامنے آیا اور پھر نورالعین کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی وہ اس کے پیروں میں گر گیا۔ مجھے معاف کر دو پلیز نور، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی، بہت غلط کیا میں نے تمہارے ساتھ، میں تمہارا مجرم ہوں، اس کی تم مجھے جو چاہو سزا دے سکتی ہو، لیکن پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں اس روز اپنے حواسوں میں نہیں تھا، دوستوں نے مجھے زبردستی شراب پلا دی تھی، خدا گواہ ہے میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں کہ میں معافی کے قابل نہیں ہوں، مگر تم سے گزارش ہے۔ نورالعین نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور دروازے کی جانب بڑھ گئی کیونکہ وہ اتنی جلدی اسے معاف کر دینے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ میں جانتا ہوں اتنی جلدی اپنے مجرم کو معاف کر دینا تمہارے لیے آسان نہیں ہے، تمہیں جتنا وقت لینا ہے لے لو، مگر زیادہ دیر مت کر دینا۔ کامران شاہ اپنی جگہ سے اٹھ کر نورالعین کے پیچھے آن کھڑا ہوا تھا، مگر شائستہ بیگم کی گھورتی ہوئی نگاہوں کے سامنے اسے کچھ بھی کھایا نہ گیا۔ وہ انہیں فوراً سے پہلے ایکسکیوز کرتے کمرے میں آ گئی اور کمرے میں آ کر گہرے گہرے سانس لیتے خود کو پرسکون کیا تھا۔ آدھے پونے گھنٹے بعد اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سوچا کیا پتا شائستہ بیگم ہو۔ وہ ڈرتے ڈرتے اٹھی اور جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ملازمہ کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پھولوں کا خوبصورت بکے تھا، ساتھ میں ایک شاپر بھی تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ نورالعین نے ملازمہ سے پوچھا۔ پتہ نہیں جی، گارڈ دے کر گیا ہے، کہہ رہا تھا کہ صاحب نے آپ کے لیے بھیجا ہے، ملازمہ نے کہتے ساتھ سامان اسے پکڑا دیا جسے نورالعین نے کافی حیرت سے تھاما تھا۔ وہ سامان اندر لے آئی تھی۔ اس نے دیکھا تو گلدستے پر ایک کارڈ تھا جس میں لکھا تھا مائی ڈیئر وائف، یہ کھانا کھا لینا، مجھے پتا ہے تم نے اماں سائیں کی موجودگی میں ناشتہ ٹھیک سے نہیں کیا، اماں سائیں بہت اچھی ہیں، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اپنا خیال رکھنا۔ نورالعین نے یہ پڑھتے سب کچھ پس پش ڈالا اور فوراً سے کھانے کے پیکٹ کھولے۔ اس کی پسند کا کچھ بھی نہیں تھا، مگر اس وقت اسے بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے پسند ناپسند کچھ بھی نہیں دیکھا اور کھانے سے بھرپور انصاف کیا، مگر کامران شاہ نے عہد کیا تھا کہ جو ہو چکا سو ہو چکا، اب وہ اپنی بیوی کے بارے میں کسی کی ایک بھی غلط بات برداشت نہیں کرے گا۔